हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन स्टडी कर रहे थे। ठीक है, वहाँ वो चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। अपना नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे और अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज ग्रेविटेशन। ठीक है, बीच में अपना एक आरपीडी रिजिड बॉडी डायनेमिक्स रह गया है, उसको अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशन के बारे में अपन पहले स्टडी करेंगे। तो को ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में हमने सुना है ना। ग्रेविटेशन फोर्स हम जानते हैं कि जो अपनी अर्थ है ना, वो क्या करती है? वो पुल करती है हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी साइड करती है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं अर्थ पे ऐसे ही छोड़ दूँ, मान लो ये मार्कर भी है, उसको यहाँ से मैं छोड़ दूँ तो कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स अर्थ जाएगा। ठीक है, आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं है ना, वहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो नीचे ग्राउंड की साइड ही जाएंगे। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करती है? अपनी साइड ही पुल करती है। तो प्रोसेस ऑफ पुलिंग एंड पुशिंग इज कॉल्ड फोर्स। मतलब अर्थ क्या करती है? हर एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है, जिसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? अर्थ की साइड होती है। मतलब इसका जो नेचर होता है वो नेचर कैसा होता है? अट्रैक्शन वाला नेचर होता है। ये हर एक ऑब्जेक्ट को क्या करती है? अपनी साइड अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो ये जो फोर्स अप्लाई होता है बाय अर्थ ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, और अपनी जो अर्थ है वो हमको पता है सोलर सिस्टम के अंदर है अपने सोलर सिस्टम के अंदर है ना। अपने सोलर सिस्टम में क्या है कि भाई दो तरह के कॉन्सेप्ट पहले चलते थे। ठीक है, स्टार्टिंग में वो जो टू डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो टू डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट साइंटिस्ट मानते थे अपने किसके बारे में? सोलर सिस्टम के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। जिसमें से एक तो थी जियोसेंट्रिक थ्योरी, और एक थी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी या हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसके बारे में बताते हैं? ये हमारे यूनिवर्स के बारे में डिस्कस करती थी। पहले जियोसेंट्रिक थ्योरी जो है वो ग्रीक और रोमन जो लोग थे वो काफ़ी पहले जियोसेंट्रिक थ्योरी को मानते थे। जियोसेंट्रिक थ्योरी ये कहती है कि जो अपनी अर्थ है ना, अपनी अर्थ क्या है? यूनिवर्स का सेंटर है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें क्या करती हैं? इसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं। मतलब जो सेंटर है यूनिवर्स का वो क्या हो गई? अर्थ इज जियो। तो दैट मीन्स जियोसेंट्रिक, मतलब सेंटर में कौन है यूनिवर्स के? में अर्थ है। ठीक है, ऐसा जियोसेंट्रिक थ्योरी मानती थी। पर हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ये मानती है, हेलियो मीन्स स्टार। कौन सा स्टार अपने सोलर सिस्टम में है? सन। ठीक है, तो हेलियोसेंट्रिक ये थ्योरी मानती थी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ये मानती थी कि भाई सन जो है वो अपने सोलर सिस्टम का क्या है? सेंटर है, और जितनी भी अदर प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं? इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अपनी जो अर्थ है वो भी इसी सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एक इंडियन थे सबसे पहले, आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट का नाम सुना होगा। इंडिया ने आर्यभट्ट के नाम से अपना जो सैटेलाइट है वो भी लॉन्च किया था। ठीक है, तो आर्यभट्ट जो थे वो साइंटिस्ट बोल सकता हूँ है ना। उन्होंने सबसे पहले इंडिया में हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में बात की थी। बीसी से भी पहले, सेकेंड बीसी में ऐसा मानते हैं। ठीक है, आर्यभट्ट ये मानते थे कि भाई अपनी जो अर्थ है वो क्या करती है? सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। जो दिन और रात होते हैं वो उसी की वजह से सॉरी जो डेज जो चलते हैं वो उसी की वजह से चलते हैं। ठीक है, अब जो इसका ऑथेंटिक इन्वेंशन अगर मैं कहूँ कि भाई ऑथेंटिक डिस्कवरी सबसे पहले इस चीज़ की कोपरनिकस ने, मतलब जो अभी मॉडर्न साइंस में नोन है ना। आर्यभट्ट के बारे में तो हम बात करते ही हैं है ना। पुरानी हम अपनी कल्चरल बुक्स देखते हैं है ना, आर्यभट्ट की लिखी हुई और डिफरेंट बुक्स हैं, उनके अंदर आर्यभट्ट अपन को नोन होता है। पर एक वर्ल्ड लेवल पे जो सबसे पहला इसका डिस्कवरी मानी जाती है वो मानी जाती है बाय द कोपरनिकस। पोलैंड से था कोपरनिकस। कोपरनिकस ने क्या किया था? कोपरनिकस ने सबसे पहले हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में बताया था, ऐसा मॉडर्न साइंस कहती है।
ठीक है। अभी कॉपरनिकस जो था, कॉपरनिकस ने जो भी अपने ऑब्जर्वेशन दिए थे उनको गैलीलियो ने उस टाइम, गैलीलियो फेमस साइंटिस्ट थे उस टाइम के, गैलीलियो ने क्या किया था, उनको एक तरीके से ऑथेंटिकेट किया था, ये कहा था कि भाई हाँ कॉपरनिकस की थ्योरी करेक्ट है, मतलब सन जो है वो कैसा है सेंटर में और बाकी सारी चीज़ें क्या करती हैं इसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं। ठीक है। अब ये जो सारे कॉपरनिकस आया, कॉपरनिकस के बाद टाइको ब्राहे था, है ना, एक टाइको ब्राहे के जो कॉन्सेप्ट थे उनको स्टडी किया था कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस के बाद गैलीलियो आए, इन सबकी जो कॉन्सेप्ट्स थे इनको केपलर ने फिर उठाया और केपलर ने फिर प्लेनेट से रिलेटेड, सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ लॉज दिए। देयर आर 3 लॉज ऑफ केपलर, ठीक है, जिनकी बेसिस पे अपन अपनी ग्रेविटेशन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि भाई केपलर के लॉज क्या हैं जो उसने इन सारी ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे दिए थे। तो देखें केपलर के लॉज। टोटल 3 लॉज हैं केपलर के, ठीक है। अच्छा, जो बेसिक है अपने सोलर सिस्टम में, यूनिवर्स में, वो तो अपन जानते ही हैं, ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं पहले, है ना, पढ़ा है ना, 9th 10th क्लास 8th क्लास में पढ़ी होगी कि भाई सोलर सिस्टम में क्या होता है, एक स्टार होता है, यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स में सोलर सिस्टम होता है, यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार होते हैं, है ना, और वो उनमें से एक जो स्टार है वो सन है ना। स्टार के अराउंड कौन रिवॉल्व करते हैं? स्टार के अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं वो होते हैं प्लैनेट्स, ठीक है। कितने प्लैनेट्स हैं अपने सोलर सिस्टम में? अच्छा, अपना जो अच्छा उसमें फिर यूनिवर्स में गैलेक्सी होती है ना, गैलेक्सी में फिर ये सोलर सिस्टम है। अपनी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे, ठीक है, उसके अंदर अपना सोलर सिस्टम है, ठीक। अपना जो सोलर सिस्टम है उसमें जो अपना स्टार है उसका नाम क्या है? सन है, ठीक है। उसके अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं उनको अपन प्लेनेट बोलते हैं। अपना प्लेनेट अर्थ है। ऐसे कितने प्लेनेट हैं? कितने हैं? 8। पहले 9 थे, पहले 9 प्लेनेट थे, अभी 8 हैं। हटा कौन दिया? प्लूटो हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि प्लेनेट नहीं है, ये क्या है? ड्वार्फ प्लेनेट है। क्यों है ड्वार्फ प्लेनेट? क्योंकि प्लेनेट की कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, है ना भाई। जैसे हर चीज़ की स्पेसिफिकेशन होती है, जैसे अपन मान लो रिफ्लेक्शन पढ़ते थे 10th क्लास में, तो रिफ्लेक्शन की स्पेसिफिकेशन थी कि रिफ्लेक्शन उसी को बोलेंगे जिसमें I=R हो, बाउंस बैक कर जाए, और क्या हो कि तीनों सेम प्लेन में हो। ऐसे ही प्लेनेट की भी कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन है। प्लूटो उन स्पेसिफिकेशन को कंप्लीट नहीं करता, फुलफिल नहीं करता, तो प्लूटो को प्लेनेट की लिस्ट से निकाल दिया था, अभी 80 हैं, ठीक है। अब प्लेनेट जो होता है उसके अराउंड जो रिवॉल्व करता है, मान लो ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड भी रिवॉल्व करता है। यहाँ अर्थ के अराउंड कौन रिवॉल्व करता है? सैटेलाइट बोलते हैं। सैटेलाइट अर्थ के अराउंड जो रिवॉल्व करेगा, सॉरी प्लेनेट के अराउंड जो रिवॉल्व करेगा वो सैटेलाइट हो गया, है ना। अर्थ का सैटेलाइट, 2 सैटेलाइट भी 2 टाइप के, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल, है ना, मैन मेड। नेचुरल सैटेलाइट तो मून है ही अपना, है ना, मून नेचुरल सैटेलाइट है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो छोड़ते रहते हैं। इंडिया ने अभी बहुत सारे रिलीज़ किए हैं, न्यूज़पेपर में आता रहता है, आप लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक है। सोर्स लाइट का सन होता है, बाकी सब सोर्स नहीं है, बाकी सब सन से क्या करते हैं? लाइट लेते हैं, उसी एनर्जी से चलते हैं, ठीक है। अब केपलर ने जो लॉज दिए, ठीक है, वो इन्हीं सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट जो लॉ है केपलर का, दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। वो ऑर्बिट्स के बारे में है। वो ये बताता है कि भाई प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं अपने सोलर सिस्टम में, किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं? सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो रेवोल्यूशन करते टाइम उस जो पाथ वहाँ बनेगा उस पाथ की शेप क्या है? केपलर ये कहता है कि लॉ ऑफ ऑर्बिट होगा, मतलब एक फिक्स पाथ पे क्या करेंगे? प्लेनेट रिवॉल्व करेंगे, है ना। और जो फिक्स पाथ पे प्लेनेट रिवॉल्व करेंगे तो वो जो पाथ होगा, दैट पाथ विल बी इलिप्टिकल, मतलब पाथ की जो शेप है वो कैसी होगी? वो एलिप्स की शेप होगी। एलिप्स पढ़ाया गया अपन ने पहले, है ना। एलिप्स सर्कल पढ़ा है। सर्कल तो क्या होता है? उसकी रेडियस फिक्स होती है, हर साइड से अगर सेंटर को ज्वाइन करवाएंगे तो डिस्टेंस सेम आएगा। एलिप्स की ऐसे मान लो वेरिएबल रेडियस वाला सर्कल, ठीक है, रेडियस वेरी कर रही है तो रेडियस सेम नहीं है, ओवल जैसी शेप हो गई ऑलमोस्ट, दैट इज कॉल्ड एलिप्टिकल शेप, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस वाले एंड्स हो गए, ये 2 एंड्स और ये 2 एंड्स, ठीक है। ये इसका O सेंटर,
इसको तो बोलते हैं माइनर एक्सेस, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, माइनर एक्सेस। हाफ एंड हाफ है ऊपर नीचे, तो हाफ मीन सेमी, दिस इज सेमी माइनर एक्सेस, ठीक है। स्मॉल बी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं मेजर एक्सेस, ठीक है। हाफ है तो ये क्या हो गई, सेमी मेजर एक्सेस, ठीक है। ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है भाई। इसमें दोनों साइड यहाँ ये फोकस हो सकते हैं, फोकस या फोकाई, FOCI कुछ भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है, वही वर्ड है, फोकस से ही बनाए फोकाई भी, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट ये बोलता है कि जो प्लेनेट है ना, वो प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं किसमें, इलिप्टिकल पाथ में, और जो सन है ना, वो सन कहाँ होता है, वो सन होता है इसके किसी एक फोकस पे। मतलब यहाँ ये फोकस है तो इस फोकस पे क्या होगा, अपना सन होगा, ठीक है। तो ऑर्बिट कैसा हो गया, इलिप्टिकल ऑर्बिट अपने प्लेनेट का हो गया, ठीक है भाई। ये अपना केपलर का फर्स्ट लॉ है कि प्लेनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट पे रोटेट करेंगे, इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव करेंगे, सेमी माइनर एक्सिस होंगी, सेमी मेजर एक्सिस होंगी उस इलिप्टिकल पाथ की, और उसके एक फोकस पे क्या होगा, सन होगा, ठीक है। दूसरे लॉ के बारे में बात करते हैं, विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज क्या कहता है कि भाई चलो इलिप्टिकल पाथ में मूव करेंगे। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ एरियाज, कि भाई ये इलिप्टिकल पाथ पे अपना प्लेनेट मूव कर रहा है, लाइट, ठीक है। अब इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, ये अपना लाइट यहाँ फोकस हो गया, ठीक है, सन हो गया यहाँ पे। अब सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया, ये कहता है कि मान लो यहाँ अपना प्लेनेट है, ये प्लेनेट है, ये प्लेनेट इस इलिप्टिकल पाथ से मूव करता हुआ है और इस पॉइंट ए से और इस पॉइंट बी पे आ गया लाइट, ठीक है। पॉइंट ए को मैंने ज्वाइन करवा दिया, ये पॉइंट बी, ठीक है। तो ये एरिया क्या किया इसने, ये कवर कर लिया, ठीक है, लाइट डी थीटा, ये एरिया इसने कवर कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई लाइट किसी टाइम पे ये यहाँ एक पॉइंट था सी, इसी पॉइंट से आया डी पॉइंट पे, यहाँ इसने ये एरिया कवर किया, ठीक है। अब लाइट जो इसका एरिया है, लाइट A1, और इसका जो एरिया है A2, ये A1 और एरिया A2 जो एरिया है ना, वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। A1 और A2 जो एरियाज हैं वो लाइट इक्वल हैं। तो सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एरियाज, ये बोलता है कि कोई भी प्लेनेट जब रिवॉल्व करता है अपने ऑर्बिट में, तो वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है, मतलब उसकी जो एरियल वेलोसिटी है, मतलब dA/dt, वो हमेशा कैसी होगी, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि भाई मान लो ये पूरा एरिया A1, ये पूरा एरिया A2, ये दोनों एरिया इक्वल हैं, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे चला और इसने ये A से B पे ऐसे आया, तो ये एरिया इसने कवर कर लिया। ये C से D पे ऐसे आया, तो ये एरिया इसने कवर कर लिया। अब क्या हुआ कि ये एरिया कवर करने के लिए इसको A से B पे आना पड़ेगा, ये एरिया कवर करने के लिए इसको C से D पे आना पड़ेगा। तो जितने टाइम में ये एरिया कवर करेगा उतने ही टाइम में ये एरिया कवर करेगा, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा। ये एरिया मान लो 7 डेज में कवर किया, तो ये वाला एरिया भी 7 डेज में कवर करेगा। डिस्टेंस से मतलब नहीं है, किससे मतलब है इसको, एरिया से। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है, मतलब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो देखो ये एरिया इक्वल है, पर देखो AB तो CD के इक्वल नहीं है। अब AB CD के इक्वल नहीं है, यहाँ क्या हो रहा है कि भाई AB अपन को दिख रहा है सिंपली कि CD से कम है, लेकिन फिर भी जितने टाइम में A से B पे जाएगा उतने ही टाइम में C से
डी पे जाएगा। इसका मतलब ये तो हो गया कि भाई जितने टाइम में ए से बी पे गया उतने टाइम में सी से डी पे गया। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो अपना प्लेनेट है उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या कर सकती है, चेंज हो सकती है। और वो चेंज होती है, मान लो दूर है ना, यहाँ पे पास है तो यहाँ पे क्या होगा, दूर होगा तो ये वाला डिस्टेंस कम होगा, पास होगा तो ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो जितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर कर रहा है उतने टाइम में ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो मान लो इसको कवर कर रहा है 2 डेज़ के अंदर, है ना। ये डिस्टेंस है मान लो 10, एग्जाम्पल ले रहा हूँ किलोमीटर। इसको भी 2 डेज़ के अंदर ये डिस्टेंस है लेट 15 किलोमीटर। तो वेलोसिटी कहाँ ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी कहाँ, यहाँ पे। मतलब जब प्लेनेट अपना पास होगा सन के तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब प्लेनेट अपना सन से दूर होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब जो प्लेनेट की वेलोसिटी है ना ऑर्बिट में, वो कैसी होती है, वो चेंज होती रहती है, हमेशा सेम वेलोसिटी से ट्रेवल नहीं करता। कांस्टेंट क्या रहती है, एरियल वेलोसिटी। मतलब इक्वल टाइम में वो हमेशा इक्वल एरिया क्या करता है, कवर करता है। ठीक है। अब मान लो कि अपना एक प्लेनेट है, ये v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है और उसने डेल्टा टी टाइम के अंदर ये कवर किया है। कौन सा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। लेट ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो अगर मान लो किसी भी टाइम t के लिए ये डिस्टेंस बहुत छोटा मैं ले लूँ, ये पूरा डिस्टेंस तो नहीं लेते हैं, एक छोटा डिस्टेंस अपन इसमें ले लेते हैं। ठीक है। तो छोटा डिस्टेंस ले लूँ मैं, यहाँ से a से b पे आ गया लेट ये। ठीक है। v वेलोसिटी से चल रहा है किसी टाइम डेल्टा t के अंदर आया है ये। ठीक है। और इसकी जो रेडियस है वो क्या है, r वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो r वेक्टर हो जाएगी। ठीक है। तो इसका एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, एरिया कांस्टेंट होना चाहिए। एरिया निकालना क्या होगा भाई, ये वेरी स्मॉल मैंने लेट कर लिया, ये ऑलमोस्ट लीनियर हो जाएगा। ठीक है। तो लीनियर हो जाएगा तो ये एक मेरे पास ऑलमोस्ट क्या बन गया, राइट ट्रायंगल बन गया। ठीक है। एरिया इसका डेल्टा ए कितना हो जाएगा, हाफ ये बेस, ये हाइट इंटू बेस कितनी हो गया r, और क्रॉस में क्या हो जाएगा b वेक्टर, ये डिस्टेंस है, ये वेलोसिटी इंटू टाइम, v इंटू में क्या हो जाएगा डेल्टा टी। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो गया। मुझे क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेडियल वेलोसिटी डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगी, हाफ r क्रॉस v, और डेल्टा टी से डेल्टा टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया भाई, r हाफ r क्रॉस v। ठीक है। m से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा a अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी हो गया। ये एम बी इज पी, तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर अपॉन में क्या हो जाएगा एम। भाई एम इंटू वी को क्या लिख दिया है मैंने ऊपर, एम बी को क्या लिख दिया है, पी लीनियर मोमेंटम। ठीक है। तो ये आर क्रॉस पी क्या हो गया, ये क्या होता है, ये क्वांटिटी अभी हमने पढ़ी नहीं है। ठीक है। पी लीनियर मोमेंटम के बारे में हमने पढ़ा है। अब क्या होता है कि लीनियर मोमेंटम p का मल्टीप्लाई अगर मैं रेडियस से कर दूं तो ये अपनी वेलोसिटी लीनियर से कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एंगुलर वेलोसिटी में, सॉरी एंगुलर क्वांटिटी में। और उस टाइम इसको अपन बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। भाई p इज लीनियर मोमेंटम mv, रेडियस से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू सर्कुलर क्वांटिटी, एंगुलर क्वांटिटी। ठीक है। जैसे a वॉज लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा वॉज एंगुलर एक्सेलरेशन, v वॉज लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा वॉज एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे ही p इज लीनियर मोमेंटम, r से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया फिर वो एंगुलर मोमेंटम। ऐसे ही f इज लीनियर फोर्स, r से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो टॉर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। टॉर्क इज एंगुलर फोर्स और मोमेंटम ऑफ फोर्स। ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, r क्रॉस p इज l से डिनोट करते हैं अपन एंगुलर मोमेंटम को। तो ये हो जाएगा डेल्टा a अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 l वेक्टर अपॉन m। दैट मीन्स डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, l अपॉन 2m। और वो हमेशा कैसा रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा।
ठीक है। तो जो अपनी एरियल वेलोसिटी है वो हमेशा कैसी रहती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है भाई, दिस इज द सेकेंड लॉ विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ एरियाज। थर्ड लॉ की तरफ चलें, देखें थर्ड लॉ क्या है। देखो थर्ड लॉ ऑफ केपलर को बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। मतलब ये टाइम पीरियड के बारे में है। ठीक है, कि भाई सर्कुलर पाथ में इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करेंगे, प्लेनेट रिवॉल्व करेंगे तो भाई सिंगुलर पाथ कवर करने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा, और जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो केपलर ये बोलता है कि वो जो टाइम पीरियड है टी, उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। दैट मीन्स टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। दिस इज द लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक है, दैट मीन्स टी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पावर 3/2। ठीक है, अच्छा क्या हो गया कि बाद में केपलर ने लॉ दे दिया ना, बाद में साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन से देखा कि दो प्लेनेट, भाई अभी तो अपन 8 मान रहे हैं, पहले तो 9 ही मानते थे ना केपलर के टाइम पे, या अभी आज से कुछ साल पहले तक। तो 9 प्लेनेट्स को अगर मैं बेस बनाऊं तो एक तो मर्क्यूरी और एक प्लूटो, इन दो को अगर छोड़ दें तो बाकी सब के जो ऑर्बिट्स हैं वो ऑलमोस्ट कैसे हैं, वो ऑलमोस्ट सर्कुलर हैं। ऐसा साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है। तो ऑलमोस्ट सर्कुलर हैं तो वहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, आर रेडियस यूज़ कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू के आर क्यूब, जहाँ के क्या है, कांस्टेंट है। तो जो टाइम इंटरवल का स्क्वायर होता है वो अगर सर्कुलर पाथ है तो रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इलिप्टिकल पाथ है तो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये अपना केपलर का थर्ड लॉ है। ठीक है भाई, तो ये 3 जो लॉज हैं केपलर के, इन्हीं के बेसिस पे अपन क्या करते हैं, इस यूनिवर्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब अपन जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं, चैप्टर का नाम ही ग्रेविटेशन है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करें। ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बात करें तो हमको पता है, बचपन से अपन कई बार उस स्टोरी को सुन चुके हैं कि भाई ग्रेविटेशन फोर्स जो है उसके बारे में सबसे पहले बात किसने की थी, न्यूटन ने बात की थी। ठीक है, अब न्यूटन ने बात की थी तो वो एक स्टोरी हमने सुनी है कि वो उसमें बैठे थे, गार्डन में बैठे थे, एप्पल आके सर पे गिरा तो वहाँ से उनका आइडिया आया। ठीक है, तो क्या आइडिया आया कि भाई एक फोर्स लगता है अर्थ पे। अब वो जो फोर्स लगता है उस फोर्स का नेचर कैसा है, उस फोर्स का नेचर है अट्रैक्टिव। ठीक है, फोर्स का नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव नेचर है, अट्रैक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट एक दूसरे को। ठीक है, कैसे अट्रैक्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन मान लो 2 ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास m1 और m2 है, जिनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस r है। पहले भी मैंने आपको बताए थे सेंट्रल फोर्स जब पढ़ा रहा था कि भाई ग्रेविटेशन फोर्स सेंट्रल फोर्स है, सेंटर से अप्लाई होते हैं, वहाँ एग्जाम्पल लिया था मैंने। ठीक है, तो सेंटर्स का डिस्टेंस ये अपन ये लेते हैं। तो अगर डिस्टेंस r है तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। मतलब मास जितने ज़्यादा होंगे ग्रेविटेशन फोर्स की क्वांटिटी उतनी ज़्यादा होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। मतलब किसको फॉलो करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। मतलब ये किसको फॉलो करते हैं, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, कंबाइंड लिखूँ, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, प्रोपोजिलिटी साइन जाएगा एक प्रोपोजिलिटी कांस्टेंट, g आता है तो f इक्वल टू होता है g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वो क्वांटिटी ऑफ फोर्स होती है जो कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में अप्लाई होती है। रेस्पॉन्सिबल कौन है इस फोर्स के लगने के लिए, m मीन्स मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट जो चैप्टर था फिजिकल वर्ल्ड वाला, वहाँ अपन ने बताया था कि भाई ग्रेविटेशन फोर्स जब भी लगता है तो एक स्पेसिफिक टाइप के पार्टिकल्स एक्सचेंज होते हैं जिनको ग्रेविटेंस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मास होना चाहिए ऑब्जेक्ट के अंदर तभी ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होगा। जिन भी ऑब्जेक्ट में मास है
उन ऑब्जेक्ट्स में ग्रेविटेशन फोर्स लग सकता है। लेकिन अपन ने ये भी पढ़ा था कि ये कैसा फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि सर मास तो सब में है, भाई मेरे अंदर भी है मास, है ना, इस बोर्ड के अंदर भी है, इस मार्कर के अंदर भी है। तो इस मार्कर को मैं दूसरे मार्कर के पास रख जाऊं रात को, तो अगर दोनों में मास है तो ऐसा थोड़ी है सुबह दोनों पास पास मिलेंगे, क्यों, दोनों के अंदर मास है ना। नहीं अप्लाई हुआ क्या ग्रेविटेशन, हुआ, लगा। लेकिन वीकेस्ट फोर्स है, तो वीकेस्ट फोर्स है तो क्या इनके अंदर इतना मास नहीं है, इतना मास नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे पे प्रॉपर ग्रेविटेशन लगा सकें। जो लार्ज मास होता है, जैसे अर्थ आपके ऊपर लगा रही है ग्रेविटेशन फोर्स, आपकी बॉडी पे लगा रही है, तो अर्थ का मास कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स के लिए मास की जो क्वांटिटी है वो कैसी होनी चाहिए, वेरी लार्ज होनी चाहिए, ठीक है। जी क्या है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है जी, जिसकी क्वांटिटी, जिसकी वैल्यू 6.672 10 पावर, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर होती है, ठीक है भाई। तो दिस इज योर ग्रेविटेशन फोर्स। आगे के लेक्चर में बाकी इसकी क्वेश्चंस अपन देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।